नमस्कार, मिड कैप मसाला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम मिड कैप शेयरों पर तो फोकस करते ही हैं, बाजार पर भी आपको अहम रणनीति बताते हैं और इसके साथ ही आपको कमाई के मौके भी जानने को मिलते हैं। कुछ खास सेगमेंट भी आपके सामने हम लेकर आते हैं। और आज के शो में आप हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल साहब जुड़ रहे हैं खास चर्चा के लिए। रत्नेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मैं आपके पास आऊंगा तमाम रणनीति के साथ, लेकिन सबसे पहले जरा देख लेते हैं कि आखिर बाजार की चाल क्या कहती है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हरे निशान में। 25,950 के पास निफ्टी, लगभग 100 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में देखें तो लगभग 250 अंकों की तेजी हम देख पा रहे हैं। 59,400 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो कल एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली थी। आज भी हरे निशान में मिड कैप यहां पर लगभग 140 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है। 59,816 के स्तर पे मिड कैप नजर आता हुआ। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में लगभग 0.5% से के करीब तेजी है। 17,320 के स्तर पे इस वक्त नजर आ रहा है स्मॉल कैप। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लाएं तो आप देखेंगे ऑटो पॉकेट से आज अच्छा कंट्रीब्यूशन है। आयशर मोटर्स और M&M ये दोनों ही लगभग 1.5 से 2% तक यहाँ मजबूत होते हुए निफ्टी के टॉप गेनर। बात करें हिंडाल्को की तो यहां पर भी 1.5% की मजबूती हमें नजर आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक और रिलायंस में 1 से 1.25% तक की मजबूती हम देख रहे हैं। अगर हम दबाव की बात करें, लूजर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे इटर्नल आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है। निफ्टी का टॉप लूजर हम देख रहे थे, कल अच्छी तेजी नजर आ रही थी और गेनर्स की लिस्ट में था, लेकिन आज टॉप लूजर है। 1% से ज्यादा की गिरावट यहां पर। इंटरग्लोब एविएशन लगातार प्रेशर बना हुआ है और आज भी लगभग 1% टूटता हुआ इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो का शेयर। ONGC और इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस में लगभग 0.5% तक की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही शानदार है। 2119 एडवांसेस हैं तो 639 जो हैं वो डिक्लाइंस हैं, यानी कि एडवांसेस का पलड़ा आज भारी है और ये बता रहा है कि बाजार में स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच में हेडलाइंस के रूप में हमने आपको तमाम अहम खबरें भी बताई, लेकिन रत्नेश जी के पास चलेंगे। रत्नेश जी, बाजार को कैसे देख रहे हैं आप? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर जरा सेपरेट राय दीजिए और साथ ही ब्रॉडर मार्केट पर भी राय दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, सभी दर्शकों को सुप्रभात। बाजार आप देखिए 2 दिन की गिरावट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन या थोड़ा सा रुकने के मूड में रहेगा। फेड की मीटिंग का आउटकम का इंतजार करेगा, ट्रेड डील के आउटकम का इंतजार करेगा। माफ कीजिएगा, तो मुझे ऐसा लगता है 25,800 जो हम कंटिन्यू बोलते आ रहे हैं, 25,800 25,790 क्लोजिंग बेसिस पे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेंगे। जब तक अब इसके नीचे क्लोज नहीं करता बाजार, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग की साइड में फेवरेबल रहेगा। ऊपर में हालांकि 26,050 26,100 ये निकलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है इस रेंज में ट्रेड करेगा और कुछ भी जो आइदर साइड ब्रेकआउट में या ब्रेकडाउन का जो रहेगा, मुझे ऐसा लगता है तो फेड मीटिंग के आउटकम के बाद में या फिर ट्रेड डील के आउटकम के बाद में ही थोड़ा सा हमको एक डायरेक्शन वापस से नया जो डायरेक्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद में देखने को मिलेगा। तो जब तक हमको ये लेवल ध्यान रखने चाहिए 25,800 नीचे में क्लोजिंग बेसिस पे, ऊपर में 26,100, ये दो चीजों का ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में जिस तरह से कंसोलिडेशन चल रहा है, आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी भी ऊपर में 59,550 59,000 के ऊपर नहीं निकलती जब तक थोड़ा सा एक रेंज में रहेगा। नीचे में 59,100 ये लेवल रहेगा, ये सपोर्ट जोन। तो मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी भी सीमित दायरे में कामकाज हमको देखने को मिलेगा। तो ये है राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको मिलती हुई। चलिए इन सब के बीच में ज़रा फोकस करेंगे कि आखिर निफ्टी के मिड कैप में गेनर्स जो हैं वो किस तरह के नज़र आ रहे हैं, किस तरह का इस वक्त मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप में तेज़ी वाले स्टॉक का लेकर आइए प्लीज़। और अगर हम मिड कैप में तेज़ी यानी गेनर्स की लिस्ट आपके सामने रखें तो आप देखेंगे यहाँ पर NIACL, यहाँ पर हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें गॉडफ्रे फिलिप्स की, तो यहाँ पर भी हमें लगभग 4.5 लगभग 3% मिल रही है। IRB इंफ्रा की बात करें तो 2% से ज़्यादा मजबूत यहाँ पर है। NHPC में मोमेंटम लौटा है, लगभग 2% मजबूत यहाँ पर नजर आ रहा है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक देखें तो ये भी 3% मजबूत है।
रत्नेश जी, जरा बारी बारी से इन चारों स्टॉक्स पर अलग अलग नजरिया दीजिए। गॉडफ्रे फिलिप्स आज हम देख रहे हैं 2.5% की तेजी। आईआरबी इंफ्रा को देखें तो 2% से ज्यादा की तेजी। एनएचपीसी 1% मजबूत, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 3% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। एयू बैंक देखे तो एयू बैंक में कल ही हमको काफी थोड़ा तेजी देखने को मिली कि आउट परफॉर्म कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रेच है चार्ट पे, तो ये नई नई तेजी के लिए थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं, पर हाँ जिनके पास में उनको अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 940 रुपए के स्टॉप लॉस से ऊपर में जो टारगेट बन सकते हैं 1050 1080 के बन सकते हैं। तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है एयू बैंक में, उनको अपनी पोजीशन होल्ड करने की सलाह रहेगी। गॉडफ्रे फिलिप देखे तो इसमें काफी टाइम से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है, अभी भी एक अपने की एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है 2910 2940 जब तक ऊपर क्लोज नहीं करेगा, जब तक जो लो लो फॉर्मेशन है वही चलता रहेगा, तो ऊपर में अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए नई तेजी के लिए, जब तक 2940 के ऊपर नहीं निकलता है। उसके बाद में फिर हमको तेजी देखने को मिल सकती है 3100 से 3200 रुपए तक के लिए। ठीक है, तो इन तमाम स्टॉक्स में दो स्टॉक्स पर अहम रणनीति। पहला एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहां पर जिनके पास पोजीशन है उन्हें होल्ड करने की सलाह आती हुई रत्नेश जी की तरफ से 1050 1080 तक के जो हैं वो लक्ष्य नजर आ सकते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करें तो यहां पर 2940 का स्तर याद रखिए। जब ये लेवल टूटेगा तभी खरीदारी के मौके खोजिए, और यहां पर अगर ये लेवल टूटता है तो 3100 और 3200 ये लक्ष्य जो हैं वो गॉडफ्रे फिलिप्स में हासिल हो सकते हैं। तो गॉडफ्रे फिलिप्स में 3100 से 3200 के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, लेकिन 2940 के लेवल के बाद। वहीं 1050 1080 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं एयू फाइनेंस बैंक में। यहां पर 1040 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, जिनके पास है बने रहिए। बढ़ते हैं आगे और अब गिरावट वाले शेयरों पर फोकस करते हैं। मिड कैप में कहां पर करेक्शन देखने को मिल रहा है, वहां पर क्या कोई मौका बन सकता है, आप देखिए। तो पेटीएम आज देखिए लगभग 3% टूटता हुआ यहां पर। वहीं कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात करें तो यहां पर भी लगभग 2.25% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें 361 की तो यहां पर लगभग 1% का करेक्शन हम इस वक्त देख पा रहे हैं। तो तीन स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे हैं, पेटीएम, 361 और कोरोमंडल। बताइए रत्नेश जी, इनमें से कोई ऐसा स्टॉक जो करेक्शन में मौका दे रहा है या शॉर्ट साइड कोई सलाह बन रही है? सबसे पहले हम पेटीएम देखें तो पेटीएम में मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी तेजी बाद थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है। यहाँ पे 12,000 माफ कीजिएगा 1230 1210 का एक सपोर्ट बनेगा, तो यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पे वापस थोड़े बहुत खरीदारी के मौके बन सकते हैं। 1170 रुपए के स्टॉक से ऊपर में कहीं ना कहीं इसमें वापस जो टारगेट बन सकते हैं वो 1330 1340 तक के लिए बन सकते हैं। कोरोमंडल में देखे तो कंटिन्यू एक लंबे टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है, तो अभी इसमें 2300 95 2400 रुपए के ऊपर जब तक नहीं निकलता थोड़ा सा कंसोलिडेशन चलता रहेगा। नीचे की रेंज 2260, ऊपर में 2430 इस रेंज में रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है 2400 के ऊपर ही इसमें नई खरीदारी की रणनीति बनाना चाहिए। चलिए, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल और पेटीएम दोनों पर आपको एक अहम रणनीति रत्नेश जी की तरफ से मिलती हुई। रत्नेश जी, टॉप रिकमेंडेशंस भी लगे हाथ बता दीजिए आज की। दो बाय है मेरी तरफ से। पहला क्यूमिंस इंडिया में काफी अच्छा है, यहाँ पे ब्रेकआउट थोड़ा सा हमको देखने को मिल रहा है कंसोलिडेशन करने, तो 4490 4490 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 4580 के टारगेट यहाँ पे हमको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दूसरा एमएनएम में भी एक आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रहा है पूरा ऑटो सेक्टर में। यहाँ पे अपने की एवरेज का सपोर्ट लेकर वापिस से एक तेजी बनती दिखाई दे रही। 3650 350 का स्टॉप लॉस लगा के 3730 3730 के टारगेट यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। क्यूमिंस इंडिया और एमएनएम के टारगेट्स में बता देता हूं। यहां पर आपको 3650 का स्टॉप लॉस लगाना है। 3730 तक के जो हैं वो टारगेट यहां पर नजर आ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ यहां रुकना होगा। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी आपको कमाई के मौके बताएंगे और इसके साथ ही कुछ अहम सेगमेंट। बट अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। हम इसको देखते हैं कि अब ये जो हमारा मिशन है वो सिर्फ हमारा नहीं है, वो सबका मिशन है, क्योंकि उसमें इतने सारे इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। बट उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है टू बेसिकली हैव हाई लेवल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, टू मेक द राइट डिसीजन एवरी सिंगल टाइम। तो हम इसको वैसे ही देखते हैं
कि ये काफी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है बट डेस्टिनेशन नहीं। बिल्कुल, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करी। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 1000 करोड़ का एक हिट लिया था आपने पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में। हम ये जानना चाहते हैं कि उससे आपकी लर्निंग क्या और आगे जाके इस तरीके के इशू नहीं होगा, उसके लिए कंपनी ने क्या तैयारी की है? तो हमने कोई हिट नहीं लिया था। बेसिकली जब हम शुरू में इनकॉर्पोरेट हुए थे तो हम यूएस में इनकॉर्पोरेटेड थे एज अ कंपनी, और जब हमने डिसाइड किया और बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम इंडिया में लिस्टिंग करना चाहते हैं क्योंकि हमारे सारे कस्टमर्स यहाँ हैं, सेलर्स यहाँ हैं, हमारी ब्रांड यहाँ पे पहचानी जाती है, तो हमने वो यूएस एंटिटी और इंडिया एंटिटी का मर्जर किया जिसपे कि टैक्स देना होता है बिकॉज द मर्जर प्रोसेस में जो टैक्स बनता है तो वो हमने अपने पुराने शेयर होल्डर्स से रेज करके बिफोर द लिस्टिंग सारा टैक्स पे कर दिया ताकि जो नए शेयर होल्डर्स हैं उन पे इसका कोई इम्पैक्ट ना हो। And that's a normal corporate governance or corporate procedure that happens. वन ऑफ एक आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर हम प्रायोरिटीज की बात करें तो टॉप 3 प्रायोरिटीज कंपनी की क्या रहेंगी? I think जैसा कि हमने अपने RHP और प्रोस्पेक्टस में भी बात की है, टॉप 3 प्रायोरिटीज है कि हमारे कस्टमर बेस को ग्रो करना है। तो सब कुछ बहुत मिशन अलाइंड है, ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज है। हमें अपने कस्टमर्स को ग्रो करना है, अपने सेलर्स को ग्रो करना है, अपने लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को ग्रो करना है ताकि अफोर्डेबिलिटी बढ़ा सकें, और अपना जो टेक प्लेटफॉर्म है उसको हम और बेहतर करना चाहते हैं विद द यूज ऑफ AI। तो अभी फोकस यही रहेगा और बहुत कुछ है इसमें ही करने को। तो मीशो के मैनेजमेंट से दमदार लिस्टिंग के बाद हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने कुछ अहम सवाल किए और हमारी नज़र भी लगातार बनी हुई है। हम आगे भी इस बारे में डिटेल्स आपको देते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच में फोकस करेंगे कुछ अहम मार्केट ट्रेंड्स की ओर। आपको बता दें कि कुछ अहम स्टॉक्स हैं और ख़ास तौर पे इन स्टॉक्स का मैं नाम लूँ तो जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, वेंकीज, हिंदुस्तान जिंक और अवंती फीड्स। इन 4 कंपनियों में आज गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है। आखिर इस तेज़ी के वजह क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ चुके हैं। अभिषेक का बताएं, ये जो 4 कंपनियां हैं जो तेज़ी का चौका लगा रही हैं, इसमें ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं? देखिए, ट्रिगर सबके लिए अलग अलग है और आज हम अच्छी रफ्तार देख रहे हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक तो वैसे भी इस साल में बहुत चला है, लगभग 70% के रिटर्न दिए हैं और आज ये 1000 रुपए के ऊपर निकलकर नए हाइज पर शेयर कारोबार कर रहा है। उसकी वजह कि सरकार को एक से अहम मंजूरी मिली है। विदेशी निवेश की सीमा जो अभी तक 49% थी उसको बढ़ाकर बैंक को 74% करने की मंजूरी मिल गई है। 49% का जो इन्वेस्टमेंट आता है वो ऑटोमेटिक रूट से आता है। उसके ऊपर जो आपको निवेश लाना होता है उसके लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से ये मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि 30 सितंबर 2025 तक जो FPIs यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो निवेश है वो है 34.5% का, और कंपनी में अभी तक कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, FDI नहीं है। हालांकि कैपिंग अगर बढ़ती है तो फिर एक मैनेजमेंट के लेवल पर फायदे की चीज होती है, कैपिटल बेस बढ़ाने को लेकर एक अच्छी स्थिति बन जाती है। तो इस उम्मीद में हम देख रहे हैं कि आज निवेशक बुलिश हो रहे हैं फर्दर इस शेयर को लेकर। हिंदुस्तान जिंक एक और शेयर आज एक्शन दिखा रहा है और इस एक्शन की वजह यह है कि चांदी आज नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूएस फेड की आज पॉलिसी बैठक है और आज दरें घटने की उम्मीद है। दरें अगर घटती है तो फिर सेफ हेवन वाले जो मेटल से गोल्ड सिल्वर उनको फायदा होता है। तो चांदी में ये हम उछाल दिख रहे हैं। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हिंदुस्तान जिंक और चांदी का क्या रिलेशन है। तो देखिए, चांदी जो है हिंदुस्तान जिंक के लिए बाई प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान जिंक जब जिंक की माइनिंग करती है तो चांदी की भी माइनिंग उसमें हो जाती है और उससे जो रेवेन्यू आता है वो 88% एबिडा में पास थ्रू होता है। तो ये एक निश्चित तौर पर बड़ा पॉजिटिव है। यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है वो सिर्फ जिंक का होता है और चांदी तो अपने आप मतलब उसमें माइन हो जाती है। तो ये एक बड़ा ट्रिगर है हिंदुस्तान जिंक के लिए। वेंकीज एक छोटे साइज की कंपनी है, 2000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन अगर आप इसकी चाल देखेंगे पिछले 3 सत्र में लगभग 15% का उछाल आ गया है। और वजह यह है कि जैसे ही सर्दियां आई हैं हम देख रहे हैं कि अंडों की सप्लाई को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं, वैसे भी प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है। और एक वजह और है, वो है यूएस इंडिया की एक्सपेक्टेड ट्रेड डील। कुछ रॉ मटेरियल अपना ये यूएसए इंपोर्ट्स करते हैं, तो उस चीज को लेकर थोड़ी सी और निश्चितता बढ़ जाएगी और इसके चलते वेंकीज में हम तेजी देख रहे हैं।
अवंती फीड श्रिम्प वाली कंपनी महीने भर में देखेंगे तो करीब 20% के आसपास के रिटर्न इसे दिए हैं, लेकिन आज फिर से गर्मी लौट रही है क्योंकि ये जो कंपनी है अपने रेवेन्यू के लिए अमेरिका पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन जिस तरह से अगस्त में जो टैरिफ था बढ़ा के 50% किया गया तो इनके रेवेन्यू पर काफी बड़ा हिट आया। अगर हम ड्यूटीज की बात करें, अगर हम टैक्सेस की बात करें अमेरिका में, तो कुल मिलाजुला के करीब 58% का टैरिफ है ये। और इन कंपनीज की जो अमेरिका से आय आती है 40% के आसपास की आय आती है। तो अगर ट्रेड डील होती है भारत अमेरिका की तो श्रिम्प कंपनीज के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव, और उसी उम्मीद में आज हम अवंती फीड्स में तेजी बनते देख रहे हैं। तो अलग अलग ट्रिगर, लेकिन आज एक्शन अच्छा है इन शेयरों में। यस, तो इन सब के बीच में हमने तमाम ट्रिगर्स आपको बताई। हर कंपनी के लिए जो तेजी के ट्रिगर्स हैं वो अलग अलग सामने आ रहे हैं। शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका। और ऑप्शंस के चैंपियन भी फटाफट आपको बताते हैं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। फटाफट से बताइए, समय कम है, कि आज ऑप्शन की रणनीति क्या है? सुप्रभात प्रशांत जी, आज की ऑप्शन रणनीति में हम अदानी पोर्ट रिकमेंड करेंगे। यहाँ पे हमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो और ओवरऑल यहाँ पे आरएसआई भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो अभी फिलहाल ये 35 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है इसका प्रीमियम। तो 35 रुपीज के आसपास हमें 1500 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। 25 रुपीज का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है, और अपसाइड के जो टारगेट है वो 55 रुपीज तक का हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ओवरऑल रिस्क जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 4750 का, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो है 9500 रुपीज का। ठीक है, तो हम एक रिवाइज्ड आपको ये प्लेट बता रहे हैं। 25 का स्टॉप लॉस और 55 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। और अदानी पोर्ट्स में ऑप्शन की रणनीति। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर जो बताता है कि बहुत ही रिस्क है खासतौर पे फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में। सोच समझ कर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। चलिए, इसी के साथ शो में इतना ही, लेकिन एक्शन जारी रहेगा। ब्रेक के उस पार कमोडिटी की अहम खबरें आपके सामने होंगी मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।